सभी अध्यापकगण को मेरा नमस्कार और प्यारे बच्चों, आप सभी का डिजी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पहले हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? पत्रों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से बांटा जाता है। मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक पत्र, जिसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, और दूसरा कार्यालयी पत्र, जिसे हम व्यवहारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। पत्र कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः बनावट के आधार पर। एनवलप, कवर या इसे हम वर्णनात्मक पत्र भी कहते हैं। अंतर्देशीय पत्र कार्ड, जिसे हम इनलैंड लेटर भी कहते हैं। इसमें हम लगभग 300 शब्दों तक लिख सकते हैं। और इसके बाद है पोस्ट कार्ड, जो यहाँ आपके सामने दिख रहा है, उसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। यह सीमित शब्दावली के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हम बनावट के रूप में मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के पत्र देख सकते हैं। पहला है एनवलप कवर, दूसरा पोस्ट कार्ड और तीसरा है अंतर्देशीय पत्र कार्ड। अच्छा बच्चों, हमें आमतौर पर गांव में या शहरों में ऐसे डाक पेटी कहीं ना कहीं मिल जाता है देखने के लिए, और यहाँ पोस्ट ऑफिस बोर्ड भी लिखा हुआ है। और बड़े बड़े शहरों में या गांवों में, जो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है चित्र में, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस, जिन्हें हम डाकघर कहते हैं, वे हमें देखने के लिए मिलते हैं। और आपके लिए यहाँ डाक पेटी की भी प्रबंधन किया गया है। उसमें से एक लाल रंग का है जो बड़ा है, और उसमें से एक बिल्कुल छोटी सी है हरा रंग का। जो हरा रंग की डाक पेटी है, उसमें हम महानगरों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को डालते हैं, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि। बच्चों, पत्र कहते ही हमारे जहन में या हमारे मन में कुछ दृश्य दिख पड़ते हैं। उसमें से पहला है, यहाँ एक लड़का जो है अपने हाथ से एक पत्र लिखकर डब्बी में डाल रहा है या डाक पेटी में डाल रहा है। उसे डाकिया लाकर हम तक पहुंचाता है ना। लेकिन पत्र लिखने से लेकर पता तक पहुंचने के लिए उसके बीच में हमें मुख्य रूप से डाकघर और डाक मेल, इन दोनों का भी मुख्य भूमिका दिखाई देती है। इन दोनों की भी मुख्य भूमिका होती है। इनके ज़रिए ही हम तक चिट्ठियाँ पहुँचती है। तो बच्चों, आपने देख लिया है ना। बच्चों, अगर आप ज्वर, सर्दी, सर दर्द या पीठ दर्द आदि से पीड़ित हो जाने पर क्या करते हैं? वैद्य के पास जाते हैं और दवा लेते हैं, है ना बच्चों? हाँ, पाठशाला समय में ही आपकी ऐसी स्थिति हो जाने पर, जैसे आपकी पीड़ा जो है अधिक हो जाने पर, आप क्या करते हैं? जी हाँ बच्चों, पाठशाला से छुट्टी लेते हैं, है ना। उन परिस्थितियों में अधिकतर आपके मम्मी और पापा ही पाठशाला तक सूचना पहुंचाते होंगे, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे अंग्रेज़ी या तेलुगु में छुट्टी पत्र लिखकर भेजते होंगे। हाँ, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम हिंदी भाषा में छुट्टी पत्र लिखना सीखेंगे या सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपके लिए यहाँ एक दृश्य दिखाया जा रहा है। पहले उस दृश्य को देख लीजिए।
बच्चों, यहाँ आपके सामने एक छात्रा है ना, क्योंकि वह गणवेश में है इसीलिए हम छात्रा मान सकते हैं। उसके सामने जो मेज है, मेज के ऊपर कौन सी पुस्तक है? हाँ, अपनी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक है और उसके बाईं ओर रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ एक गुलदस्ता भी है। अब बताइए बच्चों, छात्रा क्या कर रही है? हाँ, छात्रा लिख रही है। क्या लिख रही होगी? चलो चल के देखेंगे। जी बच्चों, छात्रा छुट्टी पत्र लिख रही है ना, छुट्टी पत्र। आगे वह क्या लिखने वाली है देखेंगे। अनंतरम दिनांक 22/8/2017 सेवा में प्रधानाध्यापिका जी, जिला परिषद उन्नत पाठशाला आदिलाबाद, घटकेश्वर मंडल, मेडचल जिला। महोदया, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह चेन्नई में होने वाला है। परिवार के साथ मैं भी जाना चाहती हूँ। इस कारण आप मुझे दिनांक 22/8/2017 से 24/8/2017 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा अमला, क्रमांक 18, कक्षा 7। तो बच्चों, आपने यहाँ एक छुट्टी पत्र देख लिया है और उसमें निहित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ अब हम देखेंगे। जी बच्चों, आपके सामने नम्र और कृपा है। पहले नम्र का अर्थ देखेंगे, विनयशील या झुका हुआ या विनीत भी कह सकते हैं। कृपा, कृपा का अर्थ है दया, अनुग्रह या हम मेहरबानी भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रारूप के आधार पर पत्र की सजावट कैसे हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके सामने चिट्ठी पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है और अब इसे प्रारूप के अनुसार देख लीजिए। यहाँ अनंतारम है सबसे ऊपर दाईं ओर, उसे हम क्या कहते हैं प्रारूप के अनुसार? जी हाँ, यह स्थान है, स्थान को सूचित करता है अनंतारम, और उसके नीचे दिनांक है। जी बच्चों, उसके बाद सेवा में इसे हम प्रापक भी कहते हैं, यानी पत्र को प्राप्त करने वाला। उसके बाद महोदया है, महोदया संबोधन को दर्शाता है, जिसे हम संबोधित करते हैं। संबोधित के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द है महोदया। उसके बाद जो मुख्य विषय वस्तु है पत्र की, वह है कलेवर। जी बच्चों, जो विषय वस्तु है उसे हम कलेवर कहते हैं। उसके बाद आभार प्रकटीकरण आता है। धन्यवाद आभार प्रकटीकरण को दर्शाता है। उसके बाद अंततः स्वनिर्देश, जो नीचे पत्र लिखने वाले की पता या जानकारी या परिचय दिया जाता है, उसे हम स्वनिर्देश कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों अब आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आपके लिए पहला प्रश्न है, प्रारूप की दृष्टि से महोदया क्या है? हाँ बच्चों,
प्रारूप की दृष्टि से महोदया संबोधन है। प्रारूप की दृष्टि से महोदया संबोधन कहलाता है। पत्र में प्रयुक्त अनंतारम क्या है? जी बच्चों, पत्र में प्रयुक्त अनंतारम स्थान का नाम है, इसलिए वह स्थान है। तो बच्चों अब अगली कड़ी की ओर मुड़ते हैं, जिसका नाम है पढ़ो। यहाँ आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उनके लिए सही सही जवाब देना पड़ेगा। निम्न वाक्यों को पढ़कर सही क्रम दीजिए। आपके लिए यहाँ कुछ वाक्य दिया जा रहा है और उनके सामने कोष्टक भी हैं। आपको इनमें सही क्रम का अंक सूचित करना होगा। इसके लिए आसान सा तरीका है बच्चों, पहले आप पत्र में इन वाक्यों को ढूंढिए और उनको रेखांकित कीजिए। इससे आपको क्रम देने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों? पहले हम इन वाक्यों को रेखांकित करेंगे। मेरे चाचा जी का विवाह, ऐसा जो भी है आपके सामने गद्यांश, उसमें से दिए गए वाक्यों को चुनेंगे। पहला है धन्यवाद, उसके बाद मैं भी जाना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे चाचा जी का विवाह चेन्नई में होने वाला है, और अंत में 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। चलो बच्चों, अब आपके सामने प्रस्तुत है आपके उत्तर। पहला है मेरे चाचा जी का विवाह चेन्नई में होने वाला है, और उसके बाद हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों? और उसके बाद तीसरा है 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, और अंत में धन्यवाद। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर सही है। अब अगली कड़ी है आपके लिए लिखो। लिखो के अंतर्गत आपके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आपको उचित स्थान पर रखना होगा या लिखना होगा। ठीक है बच्चों? यहाँ आपके लिए दिनांक, सेवा में, स्थान, धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी, महोदय, विषय, पता दिया गया है। पहले आप पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखिए, उसके ज़रिए आप इन स्थानों को उपरोक्त शब्दों से लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे ऊपर दाईं ओर क्या आएगा? स्थान आएगा, है ना। उसके बाद दिनांक, सही। उसके बाद आएगा सेवा में, और उसके बाद पता, पता के नीचे जी हाँ महोदय, और उसके बाद मुख्य विषय आएगा, और उसके बाद आएगा आभार प्रकटीकरण, धन्यवाद, और अंत में जी, अंत में आएगा आपकी आज्ञाकारी। और एक बार देखिए बच्चों, जी बच्चों हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द भंडार की ओर। ठीक है बच्चों, आपके लिए यहाँ दिया गया है पढ़ो, समझो और लिखो के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उनको समझना होगा और उचित शब्द से जोड़ना होगा। जैसे यहाँ उदाहरण पे दिया गया है, पूज्य से पिताजी को जोड़ा गया और उसके सामने पूज्य पिताजी
लिखा गया। आपको भी आगे ऐसा ही करना होगा। अब बताइए श्रीमान का जोड़ किससे मिलता है? हाँ, श्रीमान अध्यापक। और प्रिय करके संबोधन किससे करते हैं? जी हाँ, भाई से, प्रिय भाई। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। परिवार के सदस्यों के नामों से रिक्त स्थान भरिए। जी बच्चों, जैसे माता पिता का नाम, आप इसमें भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी के नाम भी लिख सकते हैं। परिवार के सदस्यों के नामों को आप अपने कक्षा अध्यापक की सहायता से डिजी कक्षा के बाद लिखिए। ठीक है बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों के आधार पर लिंग समझिए। बच्चों, आपके सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित कुछ शब्दों को दिया गया है। उसमें पुल्लिंग के अंतर्गत है छात्र, महोदय, अध्यापक। छात्र के सामने उससे संबंधित स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा। जी बच्चों, महोदय के लिए महोदया। यदि पुल्लिंग महोदय है तो स्त्रीलिंग महोदया। चलो उसके बाद आगे हैं अध्यापक। अध्यापक के लिए स्त्रीलिंग शब्द है जी हाँ, अध्यापिका। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। समान अर्थ वाले शब्दों को पहचानिए। आपके लिए कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, उसके नीचे 2 शब्द दिए गए हैं। उससे संबंधित समान अर्थ वाले शब्दों को आपको कोष्ठक में से चुनकर उसके सामने लिखना होगा। अब बताइए बच्चों, कोष्ठक में जो भी शब्द हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ लिखने की कोशिश कीजिए। विवाह, विवाह के समान अर्थ वाला शब्द क्या है? हाँ, शादी है ना बच्चों? उसके बाद छात्र के लिए जी विद्यार्थी, विद्यार्थी का समान अर्थ है छात्र। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सही दिनांक रिक्त स्थान में लिखिए। कोष्ठक में आपके लिए कुछ दिनांक दिए गए हैं, उनको आपको दिए गए रिक्त स्थानों में भरना होगा। तो पहला है आपके लिए स्वतंत्रता दिवस अगस्त डैश को मनाते हैं। तो बच्चों, आप बताइए इनमें से आप किस दिनांक को चुनकर लिखेंगे? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 15 को, अगस्त 15 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अगला है गणतंत्र दिवस जनवरी डैश को मनाते हैं। जी हाँ बच्चों, जनवरी 26 को मनाते हैं। आपने सही बताया। और आगे आपके लिए हैं अध्यापक दिवस सितंबर डैश को मनाते हैं। बताइए बच्चों, आपके सामने एक चित्र भी आ गया। बताइए यह किनका चित्र है? जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और इससे संबंधित अध्यापक दिवस है, यानी उनके जन्म दिवस को ही हम अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी जयंती कब है? जी सितंबर 5 को। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला सवाल है राष्ट्रीय हिंदी दिवस सितंबर डैश को मनाते हैं। बताइए बच्चों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? जी हाँ, सितंबर 14 को। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। और आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ तो पूरे बच्चे ही बच्चे हैं, आपके समान छात्र और छात्राएं भी हैं। इसके साथ एक सवाल भी दिया गया है जो असंपूर्ण वाक्य है, उसे आपको संपूर्ण करना होगा। लेकिन यहाँ आपके लिए कोष्ठक में विकल्प नहीं दिए गए हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है।
बाल दिवस नवंबर डैश को मनाते हैं। बाल दिवस नवंबर डैश को मनाते हैं। बच्चों कब मनाते हैं? जी, नवंबर 14 को। सही बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। सही संख्याएं रिक्त स्थान में लिखिए। बच्चों आपके लिए कोष्टक में कुछ संख्याएं दिए गए हैं, आपको उनमें से सही संख्या चुनकर रिक्त स्थानों में लिखना होगा। पहला है वर्ष में डैश महीने होते हैं। तो बच्चों बताइए वर्ष में कितने महीने होते हैं? जी, पूरे 12 महीने होते हैं। और दूसरा, सप्ताह में डैश दिन होते हैं। कितने दिन बच्चों? जी, 7 दिन होते हैं। और दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? दिन में डैश घंटे होते हैं। बताइए बच्चों, डैश में कौन सा संख्या आएगा? जी, 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 आएगा। उसके बाद है 1 घंटे में डैश मिनट होते हैं। बताइए बच्चों, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? जी हाँ, 60 मिनट होते हैं। अब आपके लिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न दिया जा रहा है। आप उसे ध्यान से देखिए और समझकर उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपके सामने राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जा रहा है, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, है ना बच्चों। और इससे संबंधित आपके लिए प्रश्न पूछा जाएगा। जी बच्चों, आपके लिए प्रश्न है, अगस्त 15 के कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए। जी बच्चों, 15 अगस्त के कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए। उस दिन हमारे पाठशालाओं में कैसे कार्यक्रम होते हैं देखेंगे। प्रभात बेरी होगा, ध्वज प्रणाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और गायन, मिष्ठान वितरण और अंत में हाँ, घर के लिए प्रस्थान करेंगे, है ना बच्चों। आप इन्हीं कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अपने भाई के नाम पत्र लिखिए। लिखेंगे ना? अरे यहाँ तो बच्चे अभी से लिखना शुरू कर दिए, है ना। अच्छा बच्चों, आप भी जल्द से जल्द 15 अगस्त के कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए अपने भाई के नाम एक पत्र लिखिए। अच्छा बच्चों, आप भी लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा बच्चों, अगले कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।